हम लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे टॉर्क में इन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम था, यही ना। क्वेश्चन अभी नहीं किए थे, क्वेश्चन एक भी कराया गया था। ठीक, चलिए देखिए, बात नहीं। चलिए, लाइट देर से कटा है क्या? माइक चल रहा है भाई, देख लेना, वीडियो चल रहा है ना। सुनो, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था टॉर्क, और टॉर्क में हमने देखा था कि जब भी कोई पार्टिकल या कोई भी रिजिड बॉडी है वो जब रोटेट करती है किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग, अगर किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग मतलब किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू ये रोटेट करेगी बॉडी, तो इसके रोटेशन के केस में हम इस पर कोई फोर्स अप्लाइड किए थे। मैंने बोला था कि आप इस फोर्स को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इस लाइन पे ऐसे जब रखे थे तो यहाँ पे एंगल थीटा बना था, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया था, इस फोर्स का कितना आ गया था, एफ कॉस थीटा, और एक फोर्स जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। और यहाँ से इस परपेंडिकुलर फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर कहा जाएगा। तो टॉर्क होता कितना है, टॉर्क मैंने आपको बताया था किन किन बातों पे डिपेंड करता है, उससे हमने फॉर्मूला बनाया था आर, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एफ साइन थीटा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा आर क्रॉस एफ। ये हमारा, क्योंकि हमें पता है कि आर एक पोजीशन वेक्टर है और एफ जो है एक फोर्स जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर आपस में आ रहे हैं और साइन थीटा के साथ, तो इनका प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट रहा होगा ये टॉर्क। ये टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ये बात पता चल गई थी। इसकी यूनिट अगर हम बात किए होंगे तो आपको बताया गया होगा इसका मीटर और इसका न्यूटन, तो क्या न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ये SI यूनिट है, सीजीएस में आपको पता है न्यूटन को डाइन और मीटर को सेंटीमीटर कर देंगे। फिर डायमेंशन फार्मूला इसका अगर देखें तो सेम वर्क डन का आता है, क्योंकि वर्क डन भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है और ये भी फोर्स इनटू डिस्टेंस ही है, तो जाहिर सी बात है डायमेंशन फार्मूला भी सेम आएगा। ये चीज़ हमने पढ़ा था टॉर्क में। फिर मैंने आपको बताया कि जैसे अगर किसी बॉडी पे लगने पहली चीज़, हाँ, ये इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे क्वेश्चन नीट में बनता है, तो आपको पता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप अगर आ रहे हैं दोनों के साथ तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द सेंस मल्टीप्लाई होगा, तो इनका डिटर्मिनेंट मेथड लगेगा आई जे के वाला, तो वो आप लिखवा दिया था उस दिन। आज अभी हम बात करेंगे इसी पे न्यूमेरिकल किया जाएगा और आगे एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ लिया जाए तब। तो पहले अभी सुनो, इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन बनता है। तो इक्विलिब्रियम पे मैंने आपको बताया क्या था, मैंने बोला जब किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स जीरो अगर होता है एफ नेट, तो बॉडी चली जाती है किस इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में चली जाती है। और जब किसी बॉडी पे अगर टाउ नेट की वैल्यू जीरो लगती है तो इस केस में बॉडी चली जाती है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का केस बनेगा। इसमें अगर हम बात करें एफ नेट की वैल्यू जीरो, मतलब एक्स एक्सिस का सारा फोर्स जीरो हो जाएगा, वाई एक्सिस का सारा फोर्स जीरो हो जाएगा, जेड एक्सिस के सारे नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टाउ नेट में मतलब जितने भी फोर्स लगेंगे उसकी वजह से टॉर्क अगर जनरेट हो रहा है तो सारे टॉर्क की वजह से नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखें तो टाउ की वैल्यू हमें मिली है आर एफ साइन थीटा, तो थीटा अगर हम बात करें तो थीटा जीरो हो सकता है। अगर हम देखें तो मोस्टली केसेस में थीटा क्या होगा, थीटा जीरो हो सकता है, थीटा 90 हो सकता है, थीटा
180 हो सकता है, यही सब हो सकता है। मतलब मेनली केसेस तो यही होते हैं। तो थीटा 0, 90, 180, मतलब हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि बस यही केस है, इसी पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, साइन 90 पे। तो इसका मतलब यही केस होगा जिस पे मैक्सिमम टॉर्क होगा, और उस मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, R इंटू एफ। क्योंकि साइन थीटा 90 और साइन 91 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। अच्छा, अगर मिनिमम कहेंगे तो सर माइनस में जा सकता है, बट माइनस नहीं, हम केवल मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं। माइनस और प्लस मैंने बताया था, वो उसका क्या डिनोट करता है, टॉर्क का प्लस और माइनस होना क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को डिनोट करता है। तो यहाँ हम, अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये प्लस में आया है तो मैक्सिमम है। अब साइन 270 ले लीजिए, साइन 270 -1 होता है, तो -1 होगा तो माइनस RF आ जाएगा, तो माइनस मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। बट ऐसी बात नहीं है, मैंने आपसे बोला कि ये मैक्सिमम टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। प्लस आ रहा है तो तुम्हें पता है कि ये किस एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा, ये किस क्लॉकवाइज में चल रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज में। और अगर हम टॉर्क को माइनस में करेंगे तो माइनस का मतलब हो जाएगा ये किस में चल रहा होगा, क्लॉकवाइज। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम सब जीरो हो सकती है। जब माइनस हो नहीं सकता है तो क्या हो सकता है, जीरो। ठीक है, प्लस हो गया, फिर जीरो होगा, फिर माइनस होता है, तो जीरो ही मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। तो जीरो किस पे मिलेगा, तो सर 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे, क्योंकि साइन 0 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो इस केस में हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। किस पे हुआ है, 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे। और ये किस पे हुआ था, जब थीटा क्या था, 90 डिग्री था। क्लियर है। अब इस केस में जब टॉर्क 0 हो गया, तो तुमने अभी यही पढ़ा है कि टॉर्क जब 0 होता है तो बॉडी किस में चली जाती है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में बॉडी आ गई, और बॉडी जब इक्विलिब्रियम में आ गई तो मैंने आपको बताया कि इस इक्विलिब्रियम में भी 2 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। 2 क्या, 3 कह लो, 3 इक्विलिब्रियम होते हैं। 2 मैंने आपको बता दिए थे, तीसरा इक्विलिब्रियम समझो क्या होता है। थर्ड इक्विलिब्रियम मतलब हम ऐसे बात करें, अगर थीटा सर 0 है और थीटा 180 है, तो मैंने बताया इसको स्टेबल कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब, और अनस्टेबल से साफ पता चल रहा है, जिसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहे। मतलब अगर तुम इसको थोड़ा सा छेड़ देते हो किसी ऑब्जेक्ट को, और ये फिर रोटेट, टॉर्क में रोटेटिंग इफेक्ट आ रहा है, अगर ये रोटेट करके अपने ओरिजिनल पोजीशन को फिर से रिगेन कर ले, ये ब्लैक वाला सिरा इधर है इसका, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा छेड़ दूं ऐसे, और ये फिर इतना गया, या तो ऐसे इधर आ गया, या तो एक चक्कर पूरा मार के ऐसे आ गया, मगर आ गया अपने ओरिजिनल पोजीशन को। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने पे अगर कोई बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेती है, तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जाहिर सी बात है कि तुमने इसको छुआ ऐसे और फिर घूम फिर के ऐसे आ गया, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुम्हें तो यही लगेगा ना कि भाई मैंने सारा फोर्स लगाया, सबकी वजह से अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लिया, तो नेट मेरा जो भी टर्निंग इफेक्ट था क्या 0 हो गया। टर्निंग इफेक्ट, जैसे आपने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा फिर घूम के वहीं आ जाए, तो क्या आपका फोर्स किसी काम का रहेगा। आप तो खोल के निकलना चाह रहे थे, बट जैसे आपने खोला तुरंत फिर दरवाज़ा जहाँ था वहीं आ गया, तो इसका मतलब टॉर्क क्या हो गया, 0, नेट टॉर्क हो गया 0। तो टर्निंग इफेक्ट उस केस में 0 अगर हो गया तो इक्विलिब्रियम है, बट कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, स्टेबल। और अनस्टेबल के केस में यही पेन ऐसे थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो सर ये अभी देखिए ऐसे लाई कर रहा है, बट जैसे मैंने इसको ऐसे छुआ तो इसके बाद से ये घूम के ऐसे हो गया, अभी भी ऐसे ही है, मगर क्या ये ब्लैक वाला पॉइंट इधर चला गया है। हाँ, तो अभी ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाने लगेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है इतनी बात। अब टॉर्क 0 होने, इस पे न्यूमेरिकल हमने आपको बताया था, बेसिक न्यूमेरिकल्स अगर जो आप किए होंगे तो उस न्यूमेरिकल में सेम ऐसे ही टाइप में क्वेश्चन आते हैं, या तो रस्सी में टेंशन निकालिए या नेट टॉर्क की वैल्यू बताइए क्या है कैसे। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया होगा इस इक्विलिब्रियम पे। देखो ये सिंपल फार्मूला है, इस पे कोई भी न्यूमेरिकल कर लोगे, आर एफ साइन थीटा गिवन होगा। मेन इक्विलिब्रियम का था तो मैंने करा दिया था, अभी एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, मिक्स करके क्वेश्चन किया जाएगा। टॉर्क का ज़्यादा क्वेश्चन कब आएगा, अभी तो बस एक छोटा सा टॉपिक है, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लोगे तब पूरा एक एक बॉडी का, क्योंकि तुम्हें अभी किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है। तो जैसे मान लो मैंने डिस्क पे क्वेश्चन बनाया, तो डिस्क का किस एक्सिस से रोटेट कर रहा है, सर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा,
तब क्वेश्चन बनेगा। तो ये बस अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हो, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लोगे तब क्वेश्चन बनेंगे अच्छे अच्छे। अभी इस पे मैंने बोला कि जैसे सपोज करिए कि ये कोई रॉड है और मैंने इस पे क्वेश्चन कराया कि इस रॉड का मास कितना केजी दे दिया, कुछ भी 10 केजी का, और इसमें कहीं पे भी एक छोटा सा मास मैंने ऐसे चिपका दिया। सपोज दैट यहाँ पे मैंने मास ऐसे चिपका दिया और ये मास 2 केजी का है। मैंने बोला कि ये रॉड का टोटल लेंथ दे दिया हूँ कि मैं ये 5 मीटर का है, चलो 6 मीटर ले लेते हैं क्योंकि इवन नंबर रहेगा तो हाफ करने में सही रहेगा, नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 6 मीटर का है और इस रस्सी को इससे रस्सी से बांध के हम ऐसे टांग देते हैं। मैंने बोला आपसे कि ये इस इंड से इसका डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर पे है। तो फाइंड द T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग में 2 स्ट्रिंग है तो जाहिर सी बात है अलग अलग टेंशन होगा, तो T1 और T2 की वैल्यू बताइए। क्या ये आपने क्वेश्चन किया होगा? एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि आप इस पर क्या लगाएंगे। आप पहले तो देखिए कि बॉडी पे टोटल फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स लग रहे हैं? 4 फोर्स लग रहे हैं। 2 फोर्स इनके मासेस की वजह से वेट होगा और 2 फोर्स ऊपर लग रहे हैं जो कि T1 एंड T2 हो रहे हैं। तो दोनों फोर्स वाई एक्सिस में लग रहे हैं, दिखाई दे रहा है? दोनों फोर्स किस एक्सिस में लग रहे हैं? वाई एक्सिस में लग रहे हैं। तो वाई एक्सिस में लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है T1 और T2 ये इन दोनों को प्लस में अगर लिया जाए तो T1 प्लस T2 नीचे के फोर्सेस जो हैं, कौन कौन से फोर्सेस? देखो, इसका वेट नीचे होगा और इसका भी वेट नीचे होगा। तो इसका वेट नीचे कितना होगा? 100 और इसका कितना होगा? 20। तो क्या 120 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा क्या? समझ रहे हो इतनी बात? क्योंकि T1 T2 ऊपर लग रहा था और ये दोनों नीचे। इसी तरह दूसरा इक्वेशन आपने बनाया होगा। दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए मैंने बोला क्या करना है, इस रॉड का ऐसे BD बना लो। सर इस रॉड का 6 मीटर डिस्टेंस है तो सेंटर ऑफ मास क्या एकदम बीचों बीच में होगा? नीचे की तरफ कितना होगा? 200, क्योंकि 100 ना, 100 न्यूटन का 10 केजी का मास था। और सर यहाँ से देखिए ये कितने डिस्टेंस पे आपने लिया है? सर ये लिया है 3 और ये भी कितने डिस्टेंस पे है? 3। तो थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे एक और मास यहाँ पे टंगा हुआ है? 2 केजी। तो क्या है 20 न्यूटन का हो गया। ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितने मीटर का हो गया? 2 मीटर का हो गया। अब बताइए ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? T1 और इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? T2। बन गई है BD। डिस्टेंस के हिसाब से BD बनाया। अब डिस्टेंस के हिसाब से जब BD आप बना लिए हो तो बताओ क्या टॉर्क निकाल सकते हो? हाँ सर, एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ भी ले लीजिए। मान लो हम T1 ले लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसको ले लेते हैं? जैसे अभी क्वेश्चन कराया होगा तो मैंने सेंटर ऑफ मास को ले लिया होगा। ठीक है, मैं T1 को ले लेता हूँ तो क्या T2 की वैल्यू आ जाएगी? T2 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? T1 की आ जाएगी। समझ गए? जैसे मान लो तुम T1 को एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हो तो क्या यही फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर गया? तो क्या इसकी वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा? यस सर। अच्छा चलिए हम क्या लिखेंगे? टाउ नेट इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना क्यों मैंने लिखा टाउ नेट इज इक्वल टू 0? क्यों मैं लिख रहा हूँ टाउ नेट इज इक्वल टू 0? हाँ, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है भाई। देखो दो इक्विलिब्रियम, इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या केसेस बन सकते हैं कि एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है। यही तो होगा, एक इधर लग रहा होगा तो एक इधर लग रहा होगा, एक इधर लग रहा होगा तो एक इधर लग रहा होगा, तभी तो पॉसिबिलिटी है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो ये टॉर्क 0 कब हो सकता है भाई? ये देखो ध्यान से देखो, अभी तुम खुद समझ में आ जाएगा। ये फोर्स इसको किधर घुमाएगा? क्या इधर घुमाएगा? कहीं भी एक्सिस ऑफ रोटेशन लो। चलो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया तो अब तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हो गया। क्या इसका कोई लेना देना है? अभी नहीं है। चलो मगर मान लो कहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर होता तो क्या ये इसको इधर घुमाता? हो गया। ये कहाँ घुमाएगा? या तो इधर घुमा सकता है या तो इधर, बट ये तो सेंटर ऑफ मास पे है, सेंटर ऑफ मास पे। तो इसका मन किधर भी घुमा सकता है, इधर भी। अब जिधर भारी उसे लगेगा उधर घुमा देगा। तो इधर देखो वेट है 20 kg, तो क्या मोस्टली चांसेस है कि इधर ही घुमाने का इसका? तो ये इसको इधर घुमा दिया, घुमा दिया। अब इसी तरह मतलब एक फोर्स इधर घुमा दिया, एक इधर। तो ये हम बस चांसेस बना रहे हैं कि ऐसा अगर बन गया तो कैंसल आउट हो जाएगा। एक फोर्स इधर घुमा दिया, बस ऐसे समझ लो 2 फोर्स ऊपर हैं 2 नीचे हैं, तो 2 एंटी क्लॉकवाइज और 2 क्लॉकवाइज हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। नेट टॉर्क कितना हो सकता है? 0। पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है तो टाउ नेट की वैल्यू 0 लगा सकते हैं भाई। इसमें भी तो हमने वही किया है कि 2 ऊपर के फोर्स 2 नीचे के इक्वल हो सकते हैं, और इक्वल हो गए तो एक इसमें चला जाएगा इक्विलिब्रियम में। तो इसी तरह टॉर्क में। तो अब बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन यही ले लिए हो तो इसकी वजह से टॉर्क कितना होगा?
0। चलो अब इस फोर्स की वजह से बताओ कितना होगा। अब इस इन दोनों को देखो क्लॉकवाइज ले लो और इसको कैसे ले लो, एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर वाले को एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाले को क्लॉकवाइज। तो चलो क्या बताओ, इसकी वजह से 0 होगा, इसकी वजह से कितना होगा। अरे फोर्स कितना है 100 और क्या इधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज है ना, तो माइनस में होगा 100। डिस्टेंस कितना है यहाँ से 3। अरे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ना, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है 3। फिर माइनस ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। सर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो ध्यान से देखिए क्या ये 1 होगा क्या, तो 3 और 1 4, और फोर्स कितना लग रहा है 20। देन 20 इंटू कितना हो जाएगा 4। और सर ये ऊपर कितना लग रहा है, अरे ऊपर कितना लग रहा है T2, तो क्या प्लस में हो जाएगा फोर्स कितना, क्योंकि ये क्लॉकवाइज नहीं, ये कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस में हो गया T2। और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है 6, तो क्या 6 T2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी, समझ गए। अब T2 वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी T1 की। तो आप यहाँ भी एक्सिस ऑफ रोटेशन मान सकते थे, यहाँ मानते तो T2 0 होता, तब किसकी वैल्यू आती T1 की। T1 की वैल्यू उठा के पुट करते तो यहाँ से किसकी मिल जाती T2 की मिल जाती। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वाले केस ऐसे बनेंगे, आप कर लेंगे आसानी से, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे आज टॉपिक पे अपने एंगुलर मोमेंटम पे, ज़्यादा कुछ उसमें भी नहीं, अभी पढ़ लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। उस पर क्वेश्चन जब दोनों हो जाएंगे तब क्वेश्चन करेंगे, दोनों एक ही जैसे हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सुनो, ये सब तो नोट हो गया था कल ही का, मतलब जब भी पढ़े हो। देखो इधर एंगुलर मोमेंटम का केस है, सेम वही कहानी है, बस इसको भी टॉर्क से रिलेट कर दिया गया। आपको मेन मुद्दा है फॉर्मूला और न्यूमेरिकल से। तो देखो क्या होता है, हमें पता है कि जब किसी बॉडी को रोटेट करा रहे हैं तो उस पर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगा रहे हैं मतलब वो बॉडी रोटेट कर रही है, तो रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे बात ये है कि अभी मैंने देखा कि ये हमारे पास कोई एक लेमिना था, इस लेमिना पे हमने जब फोर्स लगाया था, तो फोर्स लगाने की वजह से, अब ऐसे देखो इस पर हमने फोर्स लगाया था ऐसे, तो इस फोर्स की वजह से बॉडी क्या रोटेट कर रही है, ऐसे एक्सिस में रोटेट कर रही है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, इसी के अबाउट ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही थी। तो जब ये फोर्स आपने लगाया था, तो मैं क्या इस फोर्स को P से भी डिनोट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। लीनियर मोमेंटम अभी नहीं, मैं बस सिंपल लीनियर मोमेंटम लिख रहा हूँ, मैं एल और कुछ नहीं लिखा हूँ। लिख सकता हूँ ना भाई, फोर्स ही तो मोमेंटम की वजह बनता है भाई। अगर किसी बॉडी पे, ये बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है, तो क्या चेंज हो रहा होगा इसका, मोमेंटम। न्यूटन ने अपने क्या सेकेंड लॉ में यही तो बोला है कि किसी बॉडी पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होती है, इक्वल। तो मतलब किसी बॉडी पे जब आप फोर्स लगा रहे हो तो इसका मतलब उसका क्या चेंज हो रहा होगा, मोमेंटम। समय के साथ यही तो चेंज हो रहा होगा। तो बॉडी जब रोटेट कर रही होगी तो क्या उस टाइम में उसका मोमेंटम अभी P है, तो मैंने मान लिया कि उस टाइम पे उस फोर्स लगाया, तो उस फोर्स की वजह से उसका मोमेंटम कितना है P है। अब सेम वही कहानी बना लो, सर P है तो यहाँ से देखिए क्या है, सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस P को ऐसे इस पे जब ड्रॉ करूँगा तो देखूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सर ये तो इंक्लाइंड है, तो जब इंक्लाइंड है तो इधर वाला P क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और इधर वाला कितना हो जाएगा P sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस, O से लेके A तक का डिस्टेंस क्या R हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि अब हमें पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, और ये L की वैल्यू क्या होगी, तो सर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस मोमेंटम को, कौन मोमेंटम, जो परपेंडिकुलर लग रहा था, तो उस परपेंडिकुलर मोमेंटम का डिस्टेंस यहाँ से, मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लीजिए R, और इनटू में क्या लिख लीजिए जो मोमेंटम लग रहा था, कितना लग रहा था P sin थीटा। क्लियर है इतनी बात। क्या P cos थीटा की वजह से इसका मोमेंटम चेंज हो सकता है,
सर चेंज हो सकता है, मगर क्या इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा? नहीं। तुम सोच के देखो, क्या p cos थीटा इसको इधर लेके जाना चाहेगा? बट ये तो पेविटेड पॉइंट है ना, फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कहीं फिक्स है, तो क्या इसको खींच पाएगा? ये नहीं खींच पाएगा। तो क्या इसको रोटेट कराने वाला ही तो केवल मोमेंटम इसका चेंज कर सकता है? तो केवल कौन इसका मोमेंटम चेंज करेगा? p sin थीटा। इसीलिए रोटेशनल या जब भी एंगुलर की बात होगी तो रोटेशनल इफेक्ट में केवल यही वाला काम आएगा, इससे मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा उसके एंगुलर मोमेंटम में। मतलब p cos थीटा, या तो ऐसे बोल सकते हो, जो रेडियल मतलब जो रेडियस या एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के पैरेलल लगने वाले मोमेंटम की वजह से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 होती है। क्या इसकी वजह से कोई एंगुलर मोमेंटम आएगा? नहीं आएगा। तो इसकी वजह से L की वैल्यू क्या होगी? 0। बट क्या इसकी वजह से L की वैल्यू 0 होगी? नहीं, इसकी वजह से होगी। तो हम इसीलिए हमने ये फॉर्मूला बनाया, एकदम टॉर्क की तरह ही है। टॉर्क में भी तो आपने यही पढ़ा था कि सर वो जो F था, इसमें F cos थीटा वाला क्या इसको रोटेट करा पाएगा? नहीं सर, यही F sin थीटा वाला ही तो रोटेट कराएगा इसको। तो जाहिर सी बात है, टॉर्क टर्निंग इफेक्ट तभी देखने को मिलेगा जब ये हो, मतलब जो रेडियल हो उसकी वजह से टॉर्क नहीं आता, जो रेडियल हो उसकी वजह से मोमेंटम नहीं आता, एंगुलर मोमेंटम नहीं आता। समझ गए? अच्छा, इस एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे उसको मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। तो L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा है। अब सेम कहानी, R पोजीशन वेक्टर है, P मोमेंटम है, और दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है, उनके साथ साइन थीटा आ रहा है, तो क्या इसको R क्रॉस P लिख सकते हैं? ठीक है, तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा R क्रॉस P करके। ओके, अब एक चीज़ सुनो, यहाँ से बात यह है कि ये R कौन सा डिस्टेंस है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? R एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अरे यहाँ से इस फोर्स का क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। क्या इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट को ही हमने क्या नाम दिया है? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का डिफिनीशन बन सकता है यहाँ पे। क्या डिफिनीशन बनेगा? लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट को हम किसके नाम से जानेंगे? एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है इतनी बात? तो एंगुलर मोमेंटम ये बना। अच्छा, अब यहाँ से इसकी यूनिट निकाल सकते हो, बताओ SI यूनिट क्या होगा इसका? SI यूनिट में आओ, बताओ। R का मीटर और P M भी है, थोड़ा ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो। R को सर हम ऐसे, L को हम ऐसे लिख देते हैं आर पी साइन थीटा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसको डिराइव कर लेते हैं। R और P की वैल्यू को क्या रख लगते हैं? M इंटू भी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम भी आर साइन थीटा, लिखा जा सकता है क्या? अब बताओ M की यूनिट क्या होगी? kg। इसकी कितनी होगी? मीटर पर सेकेंड। और इसकी कितनी होगी? मीटर। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं, तो कितना हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या ये एंगुलर का जो भी मोमेंटम है उसका यूनिट मिल गया? यहाँ से एक बात और पता चला कि एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? एम भी आर साइन थीटा। और आपने पढ़ा भी होगा कहीं, एम भी आर वर्ड पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, या जहाँ पे वो ऑर्बिट आता है, प्लैंक्स की थ्योरी है, उस प्लैंक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग भी आपने बात किया होगा। ठीक है, चलो अभी बात करेंगे उस पर। तो यहाँ से यूनिट मिल गई सर, ये SI यूनिट है, CGS यूनिट भी लिख सकते हो, बस चेंज कर लेना। अच्छा, अब एक बात सुनो थोड़ा ध्यान से, L की तो यूनिट मिल गई, क्या मैं यहाँ से अगर थीटा की बात करूँ, थीटा की, तो थीटा 0 हो सकता है सर, 90 हो सकता है, और 18। मैं यही क्यों ले रहा हूँ? देखो 0 का मतलब है कि ये आ जाना, अरे 90 तो समझ में आ रहा है, 0 का मतलब तो ये आ जाना रेडियल, और 180 का मतलब जस्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एंटी पैरेलल हो जाना। समझ गए? तो दोनों, अब तुम खुद सोचो, जब कोई रेडियस पे आ गया, ये R जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस R पे इधर आ गया, चाहे इधर आ गया, तो क्या इसकी वजह से रोटेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर। तो क्या इनकी वजह से मोमेंटम 0 होगा?
तो ये एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो बस किसकी वजह से चलेगा वो 90, तो क्या 90 की वजह से ही मैक्सिमम होगा, बाकी 0 और 180 की वजह से कितना होगा 0। तो क्या हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 होती है कब, जब थीटा क्या हो 0 और 180, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मैक्सिमम होती है कब होती है, और क्या होगी r इंटू में p, और जब थीटा कितने डिग्री हो 90। अच्छा ये L मैक्स जो मैंने लिखा है, क्या मैं इसको m भी r भी लिख सकता हूँ? हाँ ये लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिए, क्या p ही m इंटू भी होता है और इंटू में r है, तो m भी r, ये मैक्सिमम होगा। समझ रहे हो इतनी बात? तो जब कोई बॉडी ना रिवॉल्वेशन कर रही है आर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, और उस केस में उस पर लगने वाला फोर्स परपेंडिकुलर है, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला दे देंगे। अगर उसका मोमेंटम न पता हो कि हमें उसका क्या पता हो, मास और उसकी लीनियर वेलोसिटी पता हो, और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो, तो क्या हमें डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं। मतलब कहने का ये है, जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम मैंने दिया, तो हाइड्रोजन एटम में क्या इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ जब चक्कर लगाएगा, तो क्या वो उसकी एंगुलर मोमेंटम m भी आर ही होगा क्या? हाँ, क्योंकि देखो थोड़ा ध्यान से, जब ये हाइड्रोजन एटम है तो उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन, सर्कल बनाओ, चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन कहीं भी होंगे, तो ध्यान से देखिए क्या उसकी वेलोसिटी कहीं भी होगी, तो क्या इस r से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगी क्या? होगी क्या? और सर आप भी से अब क्यों परपेंडिकुलर ले रहे हैं? अभी तो p की बात कर रहे थे भाई। हमारा फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू एम भी, तो जो इसका डायरेक्शन होगा क्या इसी का यही होगा? m तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो क्या भी ही डायरेक्शन p का डिसाइड करता है? जिधर वेलोसिटी होती है उधर ही तो मोमेंटम होता है, तो वेलोसिटी ही डिफाइन कर रही है मोमेंटम को, तो जाहिर सी बात है भी जिधर होगा उधर मोमेंटम होगा, बस ये अंडरस्टूड है। तो क्या आर से ये भी परपेंडिकुलर हर जगह पे होगा, तो जाहिर सी बात है थीटा की वैल्यू कितने डिग्री होगी 90, तो क्या 90 होने पे फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, L इज इक्वल टू एम भी आर। अब इस इलेक्ट्रॉन का मास तुम्हें पता ही है, वेलोसिटी तुम्हें दिया ही है, हर जगह वेलोसिटी क्या रहेगी सेम, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट करता है। बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती, स्पीड होती है। वेलोसिटी तो क्या हर जगह अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है ना, समझ रहे हो ना? तो डायरेक्शन से हमें नहीं मतलब, हम तो केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे ना, तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड रख दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास रख दिया जाएगा, और रेडियस तुम्हें दिया होगा। क्या अब इस इलेक्ट्रॉन का तुम निकाल सकते हो क्या एंगुलर मोमेंटम L, ठीक है। देन L इज इक्वल टू एम बी आर, और इसी थ्योरी का यूज़ किया था प्लैंक ने, ठीक है। प्लैंक ने इसी थ्योरी का यूज़ किया था, और याद होगा आपको प्लैंक ने बताया था कि एम भी आर जो होता है एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इज इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2 पाई के। याद है, एम भी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई के, ये प्लैंक्स थ्योरी थी, ठीक है। तो ये एम भी आर यहीं से आया, बस ये बात दिमाग में भी रख लो। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मॉडर्न फिजिक्स की बात है, आगे पढ़ेंगे। अभी फॉर्मूला न्यूमेरिकल बनेगा तो इस पे बनेगा, L इज इक्वल टू एम बी आर। चलो अब थोड़ा देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला पहले यहीं पे लिख लो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पे बात ज़्यादा टाइम नहीं देना है। डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, यूनिट से लिख लो। केजी का कितना हो जाएगा, अरे m, और इसका L स्क्वायर, और इसका t पे -1 बन गया, ठीक है। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर t -1, ओके। क्या इसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं? हाँ सर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं। सर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में थोड़ा बताइए, r को क्या लिख सकते हैं, x i कैप, y j कैप, z k कैप लिखा जा सकता है। और फिर हम यहाँ पे p को क्या लिख सकते हैं सर, p को लिख सकते हैं p x i कैप, p y j कैप, p z k कैप लिखा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में लेके आते हैं तो कितना बन जाएगा, तो सर हम आई जे के ऐसे लिखा जा सकता है, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा एक्स वाई जेड, और यहाँ कितना होगा पी एक्स पी वाई पी जेड। क्लियर है इतनी बात? ये बन जाएगा हमारा आर क्रॉस पी का, इनका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्लियर है भाई?
अच्छा, अभी हम बात करेंगे ना ये एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, बट अभी पहले थोड़ा रिलेशन देखो, एक रिलेशन समझाते हैं। रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से समझ लो, उसके बाद अभी नोट करना, बस 1 मिनट टाइम देंगे अभी नोट करने। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, आपको पता है अब दोनों वैल्यू, टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आर क्रॉस पी। ठीक है, क्रॉस में ही रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। जैसे डॉट में आपने पढ़ा होगा, अभी वेक्टर उस दिन पढ़ा रहे थे तो आपको बताया नहीं ये बात, अभी आगे पढ़ना था, अभी तो हम प्रोडक्ट पे पहुंचे नहीं थे। तो ए डॉट बी क्या बी डॉट ए के इक्वल हो सकता है? हो सकता है, बट क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल हो सकता है? नहीं, डायरेक्शन बदल जाएगा ना। ए क्रॉस बी है, देखो ए यहाँ है और बी ऊपर है, तो ए क्रॉस बी क्या बाहर आ रहा है, और बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या अंदर जाने लगेगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये फॉलो करता है इस लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ को। बट क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा? नहीं। तो इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सर एफ क्रॉस आर लिख दें, नहीं, वो आर क्रॉस एफ है तो आर क्रॉस एफ है, आर क्रॉस पी है तो आर क्रॉस पी है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखो, वेक्टर का ये रूल है। अब आपने ये बात तो पढ़ा ही होगा। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसमें डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ, चलो इसको एक इक्वेशन मान लेता हूँ और इसको एक इक्वेशन मान लेता हूँ। मैं डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ इस वाले सेकेंड इक्वेशन को, डिफ्रेंशिएट सेकेंड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, टाइम के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये ऐसा नहीं कि इसमें कोई कांस्टेंट है, दोनों वेरिएबल हैं। और तुम्हें पता है कि दो वेरिएबल अगर आते हैं यू भी, और इसका डिफ्रेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है तो क्या किया जाएगा? क्या इसको फर्स्ट और सेकेंड मान के करते हैं? फर्स्ट अगर ऐसे लिखे तो सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस फिर सेकेंड वाला लिख दिया जाएगा इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। समझ गए इतनी बात? मैंने इसमें देखो ऑर्डर चेंज नहीं किया है। क्या ऑर्डर चेंज किया है? नहीं सर, यू फर्स्ट इनटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर है इतनी बात? इधर ऐसा नहीं कि इसको इधर लिख दो इसको इधर लिख दो, नहीं, दोनों के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो क्या इधर उधर लिखने से बातें बदल जाती ना। तो इनका ऑर्डर नहीं चेंज करना है, इसमें वेरिएबल भी वही दोनों हैं। तो जाहिर सी बात है आर और पी में दोनों वेरिएबल हैं, तो इनको जब हम टाइम के, क्योंकि टाइम के हिसाब से तुम्हें पता है पोजीशन भी चेंज होगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, क्या यहाँ पोजीशन R1 है तो यहाँ आएगा तो R2 नहीं हो जाएगा, यहाँ R3, पोजीशन भी चेंज होगा। और बार बार मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात है क्या उसका डायरेक्शन हर जगह चेंज होगा, तो P भी चेंज होगा, तो दोनों चेंज होंगे, इसलिए दोनों वेरिएबल है यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन लिख सकते हैं dr/dt इन क्रॉस में p प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन कर दें। सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन करो, सेकेंड के डिफ्रेंशिएशन में r ऐसे छूट जाएगा, क्या हो जाएगा dp/dt हो जाएगा। क्या इतना समझ रहे हैं इतनी बात? अरे यही तो होगा, फर्स्ट और ये सेकेंड, तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकेंड प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन इनटू में फर्स्ट। ठीक है, अब एक बात बताओ, dr/dt पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम, क्या वेलोसिटी हो जाएगा क्या? क्यों भाई? v क्रॉस p लिख सकते हैं इसको, प्लस ये क्या हो जाएगा r क्रॉस dp/dt। dp/dt क्या फोर्स होता है क्या? अरे रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, न्यूटन का सेकेंड लॉ, क्या ही फोर्स होता है क्या? अभी तो मैंने बताया था F इज इक्वल टू क्या होता है dp/dt, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, अब बताओ यहाँ से L इज इक्वल टू कितना आया? तो ये सर 0 हो गया।
अभी बताते हैं कैसे। और तो इधर बचा केवल आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ को थोड़ा ध्यान से बताओ, क्या नाम दिया गया है? टॉर्क दिया गया है। L इज इक्वल टू, तो वैसे इसको टॉर्क नहीं लिख देंगे भाई, dp/dt आ रहा है ना, तो एक काम करो, थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करो, क्योंकि डायरेक्ट टॉर्क नहीं होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क होगा, टॉर्क नहीं होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क होगा। देखो इसमें मतलब हमको अपने हिसाब से करना है, आप किए ठीक हो, बस एक चीज़ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बताता हूँ क्या, बस समझो अभी। ये क्यों जीरो होगा ये भी अभी बताते हैं, बस समझो। बस मैंने अभी लिख दिया है, मैं एक चेंज कर रहा हूँ, आर यहाँ छोड़ देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ dp/dt, और यहाँ पे दूसरे वाले में फर्स्ट सेकंड का हो गया तो हाँ ठीक है। क्या dp की जगह पे, अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये तो dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही है ना, ये तो फोर्स ही है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का, फर्स्ट को ऐसे लिख दिया इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, तो कोई चेंज तो नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ हो गया? क्योंकि ये जो फॉर्मूला आएगा ना, आर क्रॉस एफ डायरेक्ट टॉर्क आ जा रहा है, टॉर्क नहीं आना चाहिए। dr/dt ये केवल p होगा, v देन p। कहाँ गड़बड़ हो गया भाई? जैसे देखो, मुझे बस पता है मैंने कहाँ गलती की है। देखो एक्चुअल में अगर गलती अभी यहाँ पे बीच में तो समझ में नहीं आ रही है कहाँ की है, बट ये मुझे पता है कि गलती हो गई है। कैसे? क्योंकि मुझे हर एक रोटेशनल की चीज़ें लीनियर से एक बार लाई करके चलो। एफ एक्सटर्नल होता है dp/dt होता है, एफ एक्सटर्नल कितना होता है? अच्छा, डिफ्रेंशिएट किया गया है, ठीक है, सही है, बस आप जो पहले किए थे या जो अभी भी कर रहे हो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे भी लिख दिए तो ये भी सही है। चलो देखो भाई, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का हो गया, प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो गया, सेकेंड का यहाँ हो गया, तो फर्स्ट का हो गया इंटू में सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा? आर क्रॉस में एफ, और ये कितना हो जाएगा? अरे ये भी क्रॉस में पी हो जाएगा, और भी क्रॉस पी मैंने क्या बोला था होता है? जीरो। समझो क्यों जीरो होता है, देखिए ध्यान से, भी क्रॉस में और पी को क्या लिख सकते हो? अब एक बात बताओ, क्या ए क्रॉस ए जीरो होता है ना? तो भी क्रॉस भी दोनों सेम वेक्टर हो गए ना, क्योंकि मास तो स्केलर है, तो भी वेक्टर दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या सेम वेक्टर है, तो जीरो नहीं होगा। समझ रहे इतनी बात? ये अरे ये समझ रहे हो, ए क्रॉस ए जीरो। जैसे मान लो एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री? जीरो। तो भी क्रॉस भी या ए क्रॉस ए खोलोगे तो कितना आएगा सर? ए साइन थीटा, यही आएगा ना। और थीटा की वैल्यू कितने हैं? जीरो। तो साइन जीरो कितना होता है? जीरो। तो क्या ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा? समझ रहे हो इतनी बात? तो वही भी क्रॉस भी दोनों में आ रहा है, इस वजह से ये जीरो हो गया। अब बताओ कितना बना? आर क्रॉस एफ बना, और आर क्रॉस एफ को क्या बोलते हैं? टाउ। बट एक चीज़ देखो, क्या गलती किया हूँ मैं? गलती किया हूँ कि मैंने लिखा डिफरेंशिएट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, दोनों तरफ करना है। तो इधर क्या dl/dt भी तो चल रहा होगा, समझ गए? देन dl/dt किसके इक्वल हो गया? टाउ के। ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन पता है क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको और इसको थोड़ा ध्यान से देखो, क्या सेम है क्या? हाँ सर, फोर्स ही तो टॉर्क है, मोमेंटम है, और यहाँ कौन सा मोमेंटम है? मतलब क्या ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है? तो इसको बोला जाता है दिस इज द एनालॉगीज
ऑफ न्यूटन, कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। सेम वही कहानी, एफ एक्सटर्नल डी पी बाई डी टी, तो यहाँ पे टाउ एक्सटर्नल किसके इक्वल हो गया? डी एल बाई डी टी। भाई टाउ मतलब होता है मोमेंट ऑफ फोर्स और एल मतलब होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम। समझ गए इतनी बात? दोनों के आगे मोमेंट मोमेंट वर्ड जोड़ दिया। आपने क्या पढ़ा है? फोर्स इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। बट हम बोलें कि फोर्स नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है और यही रिलेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब टॉर्क का यहाँ से एक और फॉर्मूला मिल गया। अगर तुम्हें एल पता है तो तुम टाउ निकाल सकते हो, जैसे तुम्हें पी पता था तो तुम एफ निकाल सकते थे, वैसे ही अब तुम्हें एल पता है तो टाउ निकाल सकते हो। ठीक है, अब नोट कर लो, इतनी चीज़ें हैं। अभी इसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, क्योंकि मेन मुद्दा ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे है। केपलर्स ने इसका बहुत अच्छे से यूज़ किया है एंगुलर मोमेंटम को। कैसे यूज किया है मैं समझाता हूँ आपको, पहले नोट करिए। थोड़ा स्पीड बढ़ा के फटाक से।